बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब होता है सड़क का एक किनारा ऊपर उठा देना। सड़क का एक किनारा ऊपर उठा देना ताकि खुद बॉडी के या व्हीकल के अपने वेट का ही एक कंपोनेंट काम करने लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स के प्रोविजन में। ये हॉरिजॉन्टल मैंने रोड बनाई, हॉरिजॉन्टल है, और रोड का एक सिरा ऊपर उठा दिया। कितने डिग्री पर उठा दिया? थीटा पर इसे ऊपर उठा दिया। ठीक है, आज मैं व्हीकल नहीं बना रहा, वो कार नहीं बना रहा, उसकी जगह केवल एक डॉट बना लेता हूं ये रहा। ठीक है, कार तो नहीं बना रहा, केवल डॉट बना लेता हूं। अब इसमें सबसे पहले इसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है। अच्छा, जो कल मुझसे मिस्टेक हो रही थी पहले उसे समझ लो। पहले मुझे समझ लो कि उसकी मिस्टेक हो क्यों रही थी, क्या मिस्टेक हो रही थी, क्या मैं खुद अपने आप में ही कंफ्यूज हो गया था। हो जाता है कभी कभार। देखो, ये कार चल रही है, ये आपका व्हीकल चल रहा है, और इस व्हीकल को इधर की तरफ मोड़ना है। ये आपका सर्कुलर पाथ है, ऐसे आपको टर्न लेना है। तो कौन प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर फ्रिक्शन फ्रिक्शन प्रोवाइड ना कर पाए, देखो बहुत ध्यान से देखना, ये आपका टर्न है, ये घुमाव है जो मैंने डॉटेड लाइन बना रहा हूं। अब ये घुमाव है, इस घुमाव पर चलने के लिए चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो देता है फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना मिल पाए, फ्रिक्शन ना मिल पाए तो ये बाहर की तरफ को चला जाएगा इसके। आप समझ रहे हो बात को? याद करो वही डाई अनदर डे का लास्ट वाला सीन, कि वो टर्न ले रहा है ऐसे, लेकिन क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो टर्न लेने के बजाय वो कहाँ जा रहा है? वो इस सर्कुलर पाथ से बाहर की तरफ जा रहा है, सर्कुलर पाथ से बाहर की तरफ को जा रहा है। तो जब ये बाहर की तरफ फिसलने की टेंडेंसी में, इसे सर्कुलर पाथ पर बाहर की तरफ फिसलने की टेंडेंसी में है, तो फिर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ करेगी? फ्रिक्शन फोर्स बाहर, ये देखो जैसे ये टर्न मैंने उठा लिया इसे ऊपर को, तो अब ये बाहर की तरफ फिसलने की कोशिश में है, तो फिर इस पर फोर्स कहाँ काम करेगी? फ्रिक्शन की, नीचे काम करेगी। तो अब एक नॉर्मल रिएक्शन बनाया था हमने, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये हो गया आर। और एक ब्लू पेन से बना लेता हूं, शायद आपको ब्लू और ब्लैक में डिफरेंस ना दिखाई दे। ये हो गई, मैंने जानबूझ के लंबा सा बनाया इसको ताकि डायग्राम में कंजक्शन ना हो, घिचपिच ना हो डायग्राम में। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन समझ रहे हो, क्योंकि इसकी टेंडेंसी बाहर की तरफ फिसलने की, अगर इसको सेंट्रीपिटल फोर्स ना मिल पाए, सेंट्रीपिटल फोर्स ना मिल पाए तो ये बाहर की तरफ को फिसल जाएगा। करेक्ट। अब इन सारे के सारे कंपोनेंट्स को हम रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व कैसे करेंगे देखना जरा ध्यान से, मैं आर को रिजॉल्व कर रहा हूं। तो एक तो एक्सिस मैंने ड्रॉ कर ली आर के बिल्कुल अपोजिट, ये वाली एक्सिस ड्रॉ कर ली। करेक्ट। और दूसरी एक्सिस ये है ही, ध्यान से देखना, ये जो मैंने अब डॉटेड लाइन ड्रॉ करी है, डॉटेड लाइन में, और ये जो इंक्लाइन सरफेस है, मैं इसका पॉइंट यहां लिख देता हूं, ओ इसका पॉइंट हो गया है, और इसको, इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूं पी लिख रहा हूं इस पॉइंट को। देखना ध्यान से आप कि ये जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ करी, ये वाली लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है कौन सी वाली? जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मैंने ये बनाया ब्लू लाइन, और जो नॉर्मल रिएक्शन के अपोजिट मैंने लाइन ड्रॉ करी है। ध्यान से देखना, नॉर्मल रिएक्शन के अपोजिट लाइन ड्रॉ करी है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कौन सी वाली परपेंडिकुलर? देखो अब शायद आपको दोनों की दोनों लाइनें साफ दिखाई दे रही होंगी। एक लाइन तो कौन सी, जो इंक्लाइन सरफेस है, और दूसरी लाइन जो मैंने डॉटेड ड्रॉ करी है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्लियर हो रही इतनी बात? ये अब देखना जरा ध्यान से, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल बचा आपका 90 माइनस थीटा। करेक्ट। ये 90 माइनस थीटा बचा, तो ये वाला एंगल आपका हो गया क्या? थीटा। अब एक फोर्स और लग रही है इसमें, फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि कहाँ है? जो सर्कुलर पाथ की तरफ है, और ये बॉडी आपके इस सर्कुलर पाथ पर घूम रही है। यहां इस सर्कुलर पाथ पर ये बॉडी घूम रही है, ये सर्कुलर पाथ है बॉडी का, इसका कहीं अपना एक सेंटर होगा। मैं सेंटर को यहां बना रहा हूं जी। कहां बनाऊं ताकि ओ के ऊपर ना आए? ओ के ऊपर नहीं आएगा सेंटर,
इसे यहां बना देता हूं। ये सेंटर है सेंट्रीपिटल फोर्स का, जिस सर्किल पर बॉडी घूम रही है। तो इस सेंटर की तरफ को एक फोर्स काम कर रही है। कौन सी वाली काम कर रही है फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ सी लिख दी मैंने, एफ सी लिख दी। ठीक है, अलग से जरा सा इन्हें लिख लेते हैं हम चीजों को। एम जी क्या है? वेट ऑफ बॉडी या वेट ऑफ व्हीकल। कैसी है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, आर क्या है? आर है यहां नॉर्मल रिएक्शन। ये कैसा है? परपेंडिकुलर टू ओपी, परपेंडिकुलर टू ओपी। देखिए ओपी इंक्लाइन सरफेस है, इस इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर है ये रेड ग्रीन वाला, ये मेरा ग्रीन ग्रीन लाइन, और ये मेरी इंक्लाइन सरफेस, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स में। अक्सर किताबों में भी डायग्राम गलत बने हुए हैं, कई सारी किताबें ऐसी जिसमें डायग्राम मैंने गलत बने हुए देखे। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा कहाँ किसके बाद बीच में राइट एंगल है, क्या है। डायग्राम आपका इतना बड़ा इफेक्ट होता है कि सबसे पहले आपके एग्जामिनर सबसे पहले डायग्राम ही देखता है। जब डायग्राम आपका क्लियर दिखाई देगा तब वो आपका नीचे की बाकी चीज देगी। जब डायग्राम में कोई मिस्टेक होगी तो मेरे जैसे तो यही काट के उसे आगे बढ़ जाएगा, जिसे ये नहीं पता कि कौन सा वेक्टर, कौन सा फोर्स, कौन सा एरो कहाँ बनाना है। वो उसका मतलब उसे फिजिक्स नहीं आती, उसमें जो कुछ भी इसके नीचे लिख रखा है वो रट के लिखा हुआ है। तो मेरे जैसा तो एग्जाम के में काट देता है इस चीज को। तो बहुत ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन हो गया। अब ये एफ एफ क्या चीज है? एफ एफ है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। किसके अलोंग है ये है अलोंग पीओ, पी से ओ की तरफ को है, पी से ओ की तरफ है ये, अलोंग पीओ। ठीक है जी। एफ सी क्या है यहाँ? एफ सी क्या है? एफ सी है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये किसके अलोंग है? ये है आपका अलोंग, अलोंग पी सी, पी से सी की तरफ को, पी से सी की तरफ को। चलो मैं आपको और यहां तक बना दूं इसे। ये आपकी रेडियस ऑफ सर्किल हो गई, ये रेडियस ऑफ सर्किल हो गई। कहां से कहां तक? सी पॉइंट मैंने यहां बनाया, ओ से थोड़ा सा बाहर बनाया, इसे ध्यान से देखना। ये आपकी रेडियस ऑफ सर्किल हो गई, जिस सर्किल पर ये घूम रहा है, जिस सर्किल पर ये बॉडी घूम रही है। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से। इस आर के रिजोल्यूशन कर रहा हूं मैं, आर का रिजोल्यूशन कर रहा हूं, आर का रिजोल्यूशन एम जी के रेस्पेक्ट में। ये एम जी के ऊपर बनाया, वर्टिकल लाइन है बिल्कुल ये पूरी, एम जी के ठीक पीछे वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल आपका बन गया थीटा, क्योंकि ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। ये वाली, ये रेड कलर की फोर्स ऑफ सेंटीमीटर फोर्स, और ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकली अपोजिट से, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये थीटा हो गया। अब देखना जरा ध्यान से, ये मेरी जो ब्लू लाइन है ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, ये दोनों आपस में 90 डिग्री पर है। तो इसके बराबर का बचा हुआ एंगल बना 90 माइनस थीटा। उसके बाद देखो कि ये वाली रेड लाइन और ये फोर्स ऑफ सेंटीमीटर फोर्स, ये परपेंडिकुलर है, जिसमें से एक एंगल है, एक एंगल है 90 माइनस थीटा, तो दूसरा वाला ये एंगल कितना बचा? ये एंगल बचा आपका थीटा। और अब इस आर के दो कंपोनेंट बना रहा हूं मैं। एक कंपोनेंट तो ये बन गया बिल्कुल mg के अपोजिट, और दूसरा कंपोनेंट के लिए मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा, एक दूसरा कंपोनेंट ये बना। पहला कंपोनेंट जिसके साथ थीटा है ये बन गया आर कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट ये वाला छोटा सा बना है बिल्कुल, ये छोटा सा। आपके डायग्राम जो मैंने नोट्स भेजे उनमें काफी क्लियर डायग्राम है ये। इस कंपोनेंट का नाम है, इस कंपोनेंट का नाम है, कहाँ को लिखूं मैं इस कंपोनेंट को? यहां लिख देता हूं मैं आर साइन थीटा। अब देखिएगा ध्यान से आप, सेंटर की तरफ को दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो सेंटीपिटल फोर्स काम कर रही है और एक कौन काम कर रहा है? एक काम कर रहा है आर साइन थीटा। क्लियर है? दोनों मिलकर के सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी तो मुझे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा यहाँ से।
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये रही, देखिए ध्यान से, इसको दो वेक्टर्स में रिजॉल्व कर रहा हूं मैं। एक यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप किया। काफी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, वेक्टर को ही खेल है सारा। ठीक है जी, अब देखना ध्यान से, एक ये और एक कंपोनेंट ये तो थीटा बन ही रहा है। ये कंपोनेंट हो गया आपका, ये वाला कंपोनेंट हो गया एफ सी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो गया ये एफ सी साइन थीटा। अब हम हिसाब लगा सकते हैं सारा मिलकर के। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? दो दो फोर्सेस हैं जो सेंटर की तरफ को काम कर रही हैं। एक तो एफ सी कॉस थीटा, देखो ये जो मैंने एफ सी लिखा हुआ ये इस वाले के लिए लिखा था, मैं इसे यहां से काट के यहां लिख दूं। एफ सी वैक्टर ये है जो सरफेस के अलोंग है, और सेंटर की तरफ कौन सा काम कर रहा है? एक तो काम कर रहा है ये एफ सी कॉस थीटा, और एक ये काम कर रहा है कौन सा? आर, ये वाला छोटा सा जो यहाँ बना है आर साइन थीटा। करेक्ट, दोनों मिलकर सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सेंटीपिटल फोर्स कितनी हुई? सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है ये? एक तो फ्रिक्शन का कॉस कंपोनेंट एफ सी कॉस थीटा, और कौन प्रोवाइड कर रहा है इसे? और इसे प्रोवाइड कर रहा है रिएक्शन का ये वाला साइन कंपोनेंट, बिल्कुल छोटा सा बना है यहाँ ये आर साइन थीटा। एक इक्वेशन तो ये आ गई। अच्छा, अब कंपोनेंट्स का हिसाब देखें जरा ध्यान से देखिएगा। ये कंपोनेंट है वर्टिकली अपवर्ड आर कॉस थीटा, और वर्टिकली डाउनवर्ड दो कंपोनेंट है, एक तो एफ सी साइन थीटा और एक एम जी। इसका मतलब ये जो आर कॉस थीटा है इन दोनों को बैलेंस कर रहा है। आर कॉस थीटा किसे किसे बैलेंस कर रहा है? आर कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के साइन कंपोनेंट और एम जी को। तो यहां से बना आपके पास आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ फोर्स ऑफ सेंटीपिटल फोर्स का, नहीं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है भाई, मैं ऐसे एफ सी क्यों लिख रहा हूँ मैं? एफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का साइन कंपोनेंट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का साइन कंपोनेंट प्लस प्लस क्या? एम जी। ठीक है जी, ये सारा हिसाब निकल करके आया। ये तो दो चीज हो गए। अब उसके बाद आप रखते चले जाओ वैल्यूज। एम वी स्क्वायर अपॉन आर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कॉस कंपोनेंट प्लस आर आर साइन थीटा, यहां से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का साइन कंपोनेंट और प्लस एम जी आर कॉस थीटा। तो यहां से आप आर की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। यहां से आर की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, तो रिएक्शन आर इज इक्वल टू कितना हुआ? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का साइन कंपोनेंट, बल्कि नहीं, पहले तो हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ही सब्स्टिट्यूट कर लें। हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को सब्स्टिट्यूट कर लें। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना आसान रहेगा, क्योंकि हम पहले भी एक बात ये पढ़ चुके हैं, म्यू इज इक्वल टू होता है, क्या था म्यू इज इक्वल टू? बताओ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, या नॉर्मल रिएक्शन अपॉन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्या था बताओ जरा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये निकल कर आई म्यू इंटू आर। तो पहले हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, उसके बाद आर को सब्स्टिट्यूट करना आसान रहेगा। तो ऊपर रखा मैंने, देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जगह क्या रख दिया, इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जगह म्यू आर रख दिया। तो अब बना देखिए आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जगह म्यू आर क्या? साइन थीटा प्लस एम जी। ठीक है, अब यहां हमने आर सब्स्टिट्यूट करना है। तो आर सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे? आर सब्स्टिट्यूट हमने यहां से करना पड़ेगा। इसको मैं इधर ले लेता हूं। तो आर कॉस थीटा माइनस म्यू आर
साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बचा, mg। r कॉमन लिया तो cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल्स mg। और अब आपके पास r की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी, r की वैल्यू आपको निकल कर आ जाएगी mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये आगे के सब्स्टिट्यूशन में काम आएगी। यहां से तो हमने r की वैल्यू फाइंड कर ली, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक केवल r की वैल्यू फाइंड करी। अब ये r की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है अपने सेंट्रीपिटल वाले फोर्स में, सेंट्रीपिटल फोर्स वाली इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में भी पहले एक और सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं हम। देखो क्या था, mv स्क्वायर अपॉन r, और इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी मैं क्या लिख दूं बताओ, म्यू इंटू r कॉस थीटा प्लस r साइन थीटा। यहां से म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉमन लिया, r आ गया, सॉरी r आ गया। m, देखो ये वाली इक्वेशन है पूरी, इस इक्वेशन में मैंने क्या कर दिया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को सब्स्टिट्यूट कर दिया म्यू इंटू आर, उसके बाद में r कॉमन ले लिया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब ध्यान से देखना, r की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, r की वैल्यू ये फाइंड कर चुके हैं, r इज इक्वल टू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो अब सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा था, r की वैल्यू, इस r की वैल्यू, इस r की वैल्यू कितनी है, ये r की वैल्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो मैंने इसको लिखा एम जी और अपॉन में यहाँ ले लिया, क्या चीज अपॉन में ले लिया, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट आ गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर। दोनों साइड, सॉरी दोनों साइड m से m कैंसिल कर दीजिए यहाँ, तो क्या बचेगा, वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इंटू जी। और फिर वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकल कर आएगा, वी स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लीजिए, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इंटू आर जी। और अब आपके पास क्या रह जाता है, v इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ आर जी, और ब्रैकेट में ये सारे का सारा इतना लंबा चौड़ा म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। आसान है इसको याद रखना, ऊपर कॉस के साथ में है म्यू, नीचे साइन के साथ में है म्यू, ऊपर प्लस है दोनों के बीच में, नीचे माइनस है दोनों के बीच में। तो यहां से आपको मिल जाती है मैक्सिमम स्पीड। ये कौन सी है, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड। कब, जब आपने थीटा डिग्री पर उठाया हुआ है, थीटा एंगल पर उठाया हुआ है, एलिवेशन किया हुआ है। जब आपने थीटा एंगल पर एलिवेशन किया हुआ है, तब आपको कितनी स्पीड से निकलना है, इस फॉर्मूले से जो भी आपकी स्पीड निकल कर आएगी। अगर हम ये कहें, अगर हम ये कहें कि इस मोड़ पर जो ये mg है, वेट है, या सॉरी सॉरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, उसका कोई रोल नहीं है, सारा का सारा सेंट्रीपिटल फोर्स केवल इस रिएक्शन के साइन थीटा के द्वारा ही दिया जा रहा है और कोई नहीं दे रहा। तो अगर हम ये मान के चले, इफ देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ force of friction, force of friction for providing centripetal force, for providing centripetal force। तो फिर v इज इक्वल टू कितना बनेगा, देखना आर जी। अब यहाँ से जो म्यू है, इसे म्यू को हटा दीजिए यहाँ से, तो पूरा का पूरा हट गया, म्यू को जीरो कर दीजिए, यहाँ से जीरो कर दीजिए, हट गया, बचा क्या आपका, बचा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। या इसको अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर ले रहे हैं, थीटा फाइंड करना हो आपको, तो कैसे फाइंड करेंगे,
दोनों साइड का स्क्वायर कर लीजिए, क्या बनेगा देखिए, ये बनेगा आपका वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, एंड थीटा इक्वल्स टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। यहां से आप कैलकुलेट करेंगे एंगल, यहां से आप क्या कैलकुलेट करेंगे, वो एंगल कैलकुलेट करेंगे जिस एंगल पर आपने इसे उठाना है। किससे डिसाइड होगा, डिसाइड होगा दो फैक्टर से। जी तो देखो यहाँ कांस्टेंट है, डिसाइड होगा कि कितनी स्पीड पर आपको टर्न लेना है, और डिसाइड होगा कि कितना रेडियस पर आपको टर्न लेना है। आप ध्यान से देखिए, रेडियस जितना छोटा होगा थीटा की वैल्यू उतनी बड़ी रखनी पड़ेगी, वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी थीटा की वैल्यू आपको उतनी ही बड़ी रखनी पड़ेगी, क्योंकि टेन जो है उसमें चलता है प्रोपोर्शनल में। जितनी तेजी के साथ आपको मोड़ पार करना, थीटा उतना ही ज्यादा बड़ा लेना पड़ेगा। जितने छोटे रेडियस पर आपको मोड़ पार करना है, उतना ही बड़ा आपको एंगल लेना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल आप समझिए, आप सब ने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, आप सब ने, आप में से कुछ ने अगर ये खुद ना किया होगा तो किसी और से जरूर करवाया होगा। कैसे, किसी और को करते हुए देखा होगा। ये आप बाइक पे जा रहे हो, आप बाइक पे जा रहे हो, सीधे 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 जा रहे हो, थोड़ा सा बड़ा बना लूं मैं अपना विजन। आप यहाँ बाइक पे जा रहे हो, ये मेरी दवाई, और आप यहाँ बाइक पे जा रहे हो और सीधे 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 चलते चले जा रहे हो। लेकिन अगर आपको टर्न लेना है तो आपको नेसेसरीली थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। जब आपको झुकना पड़ेगा तभी आप टर्न ले पाओगे। और कभी आप बाइक की रेस में आप देखना कि जब छोटा सा टर्न होता है और उन्हें स्पीड अपनी कम नहीं करनी, स्पीड धीरे कम नहीं करनी उन्हें, तो वो काफी बड़ा झुक जाते हैं, काफी ज्यादा नीचे झुक जाते हैं, और तब इस टर्न को पार करते हैं और फिर सीधे हो जाते हैं। तो अगर आपको सीधे सीधे चलना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको टर्न लेना है, अगर लार्जर रेडियस का टर्न लेना आपको, आपके पास टर्न बड़ा है और आपकी स्पीड कम है, तो आपको हल्का सा ही झुकना पड़ेगा, हल्का सा झुकना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको स्टीप टर्न लेना, तेजी के साथ टर्न लेना, और बहुत टर्न भी छोटा ही है और स्पीड भी तकड़ी है आपकी, तो आपको काफी ज्यादा घूमना, आपको झुक जाना पड़ेगा, काफी ज्यादा नीचे झुक जाना पड़ेगा, तब आप टर्न लेंगे। वो थीटा यहां से आप फाइंड कर रहे हो। लार्जर द रेडियस, लार्जर इज द थीटा। स्मॉल, सॉरी, लार्जर द वेलोसिटी, लार्जर इज एंगल ऑफ बैंकिंग। स्मॉलर द रेडियस, लार्जर इज द एंगल टू बी एलिवेटेड। बात समझ आई यहाँ तक की? वो फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से डिसाइड कर लिया जाता है। जितनी ज्यादा चौड़ी होगी उतने ज्यादा उठाना पड़ेगा। और क्योंकि ये सारे फॉर्मूले में विड्थ, एक बार सड़क बना दी, विड्थ फिक्स हो गई, रेडियस फिक्स है ही। जितने आपको पहाड़ों का घुमाव लेना है, भाई ये पहाड़ है, यहाँ आपको घुमाव लेना है, तो जितनी रेडियस है उतनी लगानी पड़ेगी। तो ये सारी फिक्स करके हम v की वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। यही वेलोसिटी होती है जो टर्न के पहले लिख दी जाती है। यही वेलोसिटी होती है जो टर्न आने से पहले लिख दी जाती है। 40 किलोमीटर या 20 किलोमीटर साथ में लिखा जाता है। क्यों? ऐसा गोल सा बोर्ड बना करके यहाँ लिख देते हैं 40। मतलब यह है कि ये जो सारी कैलकुलेशन करी गई 40 किलोमीटर पर आवर के लिए की गई थी, उसी हिसाब से एच की वैल्यू, थीटा की वैल्यू डिसाइड की गई है। इसके ऊपर ये नीचे चलोगे, नीचे चलोगे तो भी गड़बड़ है, नीचे चलेंगे तो भी गड़बड़ है, उससे ऊपर चलेंगे तो भी गड़बड़ है, इसी स्पीड पर चलेंगे तो फिर ये सारी कैलकुलेशन के हिसाब से वो पूरा टर्न सेफली पार हो जाएगा। ठीक है? अगर ये समझ नहीं आया होगा आपको तो एक बार फिर से हम कल इसे एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? कोशिश करना इसे नोट्स में देखने की। और शायद मैं आज रिकॉर्डिंग भी भूल गया हूँ तो ये यूट्यूब पे भी नहीं जा पाएगी, रिकॉर्डिंग चल नहीं रही थी, मैंने अभी अभी ध्यान दिया। अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें तो एक बार फिर से हम इसे कल फिर कर लेंगे, फिर से पूरा डायग्राम बना लेंगे, फिर से दोबारा कर लेंगे। कम चढ़ेंगे तो क्या गड़बड़ है? क्या सर कम चलने पर क्या गड़बड़ है सर, कम स्पीड में? हाँ, कम चलने पर बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं है। कम चलने पर इतनी गड़बड़ हो सकती है, एक्चुअली वो होती नहीं है, क्योंकि हमने फ्रिक्शन को यहाँ इस वाले फॉर्मूले में तो फ्रिक्शन को खत्म ही कर दिया ना बिल्कुल। तो कम चलने पर अगर गड़बड़ अगर हुई भी तो क्या गड़बड़ हो सकती है? देखो जैसे ये गाड़ी है और ये बाहर की तरफ है, अगर आप 40 किलोमीटर के लिए बनाई गई सड़क 40 पे चल रहे हो कोई दिक्कत नहीं, 40 से ज्यादा पे चलोगे तो फिसल करके फ्रिक्शन कम पड़ जाएगा, सेंटीमीटर फोर्स कम पड़ जाएगी, फिसल करके नीचे खाई में गिर सकते हो। या दूसरी छोटी चीज लू मैं कोई, ये ले लेता हूँ छोटा सा, ये मेरा ये मेरा टर्न है ये, तो आप इसमें 40 पे चलने के लिए बनाएगा, 40 पे चलोगे तो आराम के साथ इसको घूमते चले जाओगे। लेकिन 40 से ज्यादा चलोगे तो निकल कर फिसल के इसे बाहर से नीचे गिर सकते हैं।
और अगर 40 से कम पर होगा तो क्या होगा, 40 से कम पर होगा तो आपकी गाड़ी फिसलने के चांस है अंदर की तरफ को, यानी पहाड़ की तरफ को फिसलने के चांस है। हालांकि वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चांस है। अगर बिल्कुल हम ये मान लें कि फ्रिक्शन है ही नहीं, एकदम चिकनी सड़क है, तो फिर 40 से कम पर चलने में आपकी गाड़ी पीछे नीचे की तरफ फिसल जाएगी। लेकिन क्योंकि फ्रिक्शन होता है, इस फॉर्मूले में तो हमने फ्रिक्शन कंसिडर करा नहीं, लेकिन एक्चुअल में तो फ्रिक्शन होता ही है टायर्स के और रोड के बीच में, तो वो इसे अंदर की तरफ फिसलने नहीं देता, वो फिसलने से बचा लेता है। इस फॉर्मूले में, इस एलिवेशन में, यहाँ इस एलिवेशन में हमने फ्रिक्शन खत्म कर लिया। हमने कह दिया कि जी फ्रिक्शन का कोई रोल ही नहीं है, हमें फ्रिक्शन से मदद लेनी नहीं। घूमने के लिए जो हमें चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, उसमें हमें फ्रिक्शन से मदद लेनी नहीं। हमने तो केवल किससे मदद लेनी है, आर साइन थीटा से मदद लेनी, आर का जो कंपोनेंट बन रहा है। तो फिर यहां से हमने सारी कैलकुलेशन कर ली, तो वो जो फ्रिक्शन अनयूज्ड रह गया हमारा, हम जिसका यूज ही नहीं कर रहे सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, वो इसे अंदर की तरफ फिसलने से बचा लेता है। बाहर की तरफ फिसलने से भी बचा लेता है, लेकिन बाहर की तरफ फिसल लेंगे तो ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, अंदर की तरफ फिसलेंगे तो कुछ कम गड़बड़ होने के चांस है। लेकिन वो चांस है, लेकिन वो भी तब जब सड़क बिल्कुल गीली हो, चिकनी हो। लेकिन चिकनी नहीं होती अक्सर। अक्सर मैंने देखा कि बारिश बहुत तेज अगर होती तो सड़क पर चलने वाले रुक जाते हैं, अपने आप ही रुक जाते हैं थोड़ा बारिश कम होने के लिए, बस अगर सड़क में कुछ गड़बड़ है तो। ओके, कोशिश करेंगे हम इसे कल एक बार फिर से डिस्कस कर लें, अगर आप में से ज्यादातर ने कहा कि हाँ इसे फिर से डिस्कस करो तो। ओके।